अजय विनय अपनी टेबल निकाल। ओके इस खुदाई में 2-4 गुप्तकालीन चीज़ें भी मिली हैं। ये अपने आप में एक ख़ास बात है क्योंकि ये सिर्फ इशारा करती है कि दिल्ली का इतिहास गुप्तकालीन युग से भी जुड़ा हो सकता है। खुदाई जारी है, आगे क्या मिलता है इसके लिए तो इंतज़ार करना होगा। सुरभि के लिए लाल कोट से मैं अलका गुप्ता। इस खुदाई से 2-4 गुप्तकालीन चीज़ें भी मिली हैं। ये अपने आप में एक ख़ास बात है क्योंकि ये सिर्फ इशारा करती है कि दिल्ली का इतिहास गुप्तकालीन युग से भी जुड़ा हो सकता है। खुदाई जारी है, आगे क्या मिलता है इसके लिए तो इंतज़ार करना होगा। सुरभि के लिए लाल कोट से मैं अलका गुप्ता।
लगाइए। लगाइए। अनेक मध्यकालीन लेखकों ने लालकोट में अनंगपाल, पृथ्वीराज चौहान और तुर्की सुल्तानों के राजप्रासादों के उल्लेख किए हैं, जिनमें कसरे सफ़ेद, कुश्क फिरोज़ी, कुश्क सब्ज़ वगैरह के नाम मिलते हैं। मध्यकालीन राजप्रासादों के विषय में एक जनसाधारण में गलत अवधारणा रही है कि वे बहुमंजिले और विशालकाय होने चाहिए। स्वयं दिल्ली में हमें जो प्राचीनतम राजप्रासादों के अवशेष मिलते हैं वे तुगलकाबाद, फिरोज शाह कोटला, लाल किले वगैरह में जो राजमहलों के अवशेष हैं वो एक कमरे से 3-4 बड़े कक्षों वाले हैं। यहाँ लालकोट में भी जो राजप्रासाद के अवशेष मिले हैं उनमें भी अभी तक सिर्फ 4 कमरे मिल पाए हैं। उन कमरों का साइज़ बहुत बड़ा है। अनेक मध्यकालीन इतिहासकारों, कवियों, लेखकों ने लालकोट में अनंगपाल, पृथ्वीराज चौहान और तुर्की सुल्तानों के राजप्रासादों के उल्लेख किए हैं, जिनमें कसरे सफ़ेद, कुश्क फिरोज़ी, कुश्क सब्ज़ वगैरह के नाम मिलते हैं। आगे चलकर इनके नाम आईने अकबरी वगैरह में भी आए हैं। हमें यहाँ जो राजप्रासाद के एक अवशेष मिले हैं उनमें प्लीज़ रिपीट। लालकोट के प्रासाद क्षेत्र में उत्खनन के दौरान प्रासाद भवन के अवशेष मिले हैं जो 13वीं सदी के प्रारंभ के हैं। एक ऐसी अवधारणा रही है जो गलत है
जन सामान्य में की लालकोट उत्खनन में प्रासाद भवन के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। एक गलत अवधारणा रही है जन सामान्य में कि मध्यकालीन प्रासाद बहुत विशालकाय होने चाहिए, दुमंजिले बहुमंजिले होते रहे होंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहा है। छोटे प्रासाद भवन भी हैं, जैसा कि स्वयं दिल्ली में आदिलाबाद, तुगलकाबाद, फिरोज शाह कोटला और लाल किला में जो प्रासाद भवनों के अवशेष हैं या भवन अभी तक बचे हुए हैं, वो छोटे ही भवन हैं। एक कमरे से लेकर के 3-4 कमरों वाले प्रासाद भवन हैं। इसी तरह 12वीं शताब्दी के अंत अथवा 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में बना यह पैलेस कॉम्प्लेक्स 12वीं शताब्दी के अंत अथवा 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में बना हुआ यह प्रासाद भवन भी इसी तरह का एक नमूना है और दिल्ली के राजप्रासादों में संभवतः सबसे पुराना होगा ये। ऐसा समझा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया वगैरह ने इसी स्थान को इस्तेमाल में ले आया होगा। इस कॉम्प्लेक्स में भी 3-4 कमरे ही हैं, लेकिन उनके अवशेषों को देख करके ऐसा लगता है कि वो निश्चित रूप से अमीर अथवा सुल्तानों द्वारा प्रयोग में लाए गए होंगे। यहाँ से हमें टेराकोटा के फिनियल्स मिले हैं, ग्लेज टाइल्स मिली हैं। इसके अलावा हर कमरों में अलग अलग शेप के हॉज हैं, जिनमें कमल की पंखुड़ी के शेप का है, आयताकार है, 8 पहलू है जिसे बगदादी मुसम्मन भी कहा जा सकता है। और कुतुब कॉम्प्लेक्स में जैसे पिलर बेसेस मिलते हैं, उसी तरह के पिलर बेसेस यहाँ भी मिले हैं। गुलाम डायनेस्टी के ही कॉइन्स अधिकतर इस लेवल में मिले हैं। 13वीं शताब्दी के अंत में ऐसा लगता है कि जब यहाँ से पैलेस कॉम्प्लेक्स शिफ्ट हुआ, कैपिटल शिफ्ट हो गई, उस समय यहाँ चूने की फर्श, गचकारी के बेल बूटे वाले बड़े अच्छे नमूने यहाँ मेहराबों में मिले हैं और गवाक्षों और आलों में भी इनका प्रयोग हुआ था। ज्यामितीय अलंकरण भी मिलते हैं। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ से अपनी राजधानी का स्थानांतरण किया सीरी में, उस समय ऐसा लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में आम आदमी बस गया। गुलाम सुल्तानों के बाद खिलजी सुल्तानों ने भी इस क्षेत्र को अपनी राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया और 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से राजधानी स्थानांतरित करके सीरी ले जाने का प्रयास किया और उसके बाद ऐसा लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में आम आदमी इस बात के प्रमाण हमें इस से भी मिलते हैं कि जो प्रारंभिक सल्तनत काल के स्तर हैं उनमें जो भवन अवशेष हैं वो बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन आगे के स्तरों में कम से कम 3 स्तरों में भवन निर्माण बहुत उच्च स्तर का नहीं है।